प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पंजाब में उबूरी हुकूमत के क़याम का अमल जो उसका प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चंद ही दिन में ये मौका आ जाएगा। इसीलिए इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पंजाब के बाद वफाक में उबूरी हुकूमत के क़याम के लिए वो असम्बलियों में वापस जा सकते हैं। वो असम्बलियों में वापस आएंगे तो क्या इस्तीफ़े वापस लेंगे? इस्तीफ़े वापस लेना पड़ेंगे क्योंकि PMLN ये समझती है जब तक इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे तो आप वापस कैसे आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली वफाक में क्या करने जा रही है और कब तक करने जा रही है, और फिर जाहिर है ये उसके बाद का जो मरहला है वो इमरान खान ने उसका इशारा दे रखा है कि जो मैं करने वाला हूँ वो नून लीग की नींदें उड़ा देगा और शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल देगा वगैरह वगैरह। तो क्या होने जा रहा है? और फिर जो पंजाब में उबूरी हुकूमत का क़याम है उसमें चूंकि अपोजिशन ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है मुशावरत के अमल का, तो उसका जो अगला मरला है उसमें स्पीकर ने कमेटी बनानी है। अगर वहां मामला हल नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। तो पंजाब में क्या होने जा रहा है? तो प्रोग्राम में हम पहले हिस्से में इस पर गुफ्तगू करते हैं और फिर अगले हिस्से में हम जाएंगे कराची और देखेंगे कि वहां पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं उन जमातों को जो इस वक्त तक उतनी तादाद नहीं ले सकी जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और पीपल्स पार्टी ने हैरान किया है तो उन पर धांधली के इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात में प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में सिप्तैन खान साहब मौजूद हैं, स्पीकर सूबाई असम्बली। बहुत शुक्रिया सिप्तैन खान साहब, खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें आपका भी एक अहम किरदार है, और मैं ये आइन का आर्टिकल 224A की शिक 2 पढ़ देता हूं जिसके मुताबिक रुखसत होने वाली सूबाई हुकूमत के वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इस असम्बली की तहलील के 3 दिनों के अंदर किसी शख्स के बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी पर इत्तेफाक ना होने की सूरत में वो इनफरादी तौर पर नामजद करदा 2 नाम सूबाई असम्बली के स्पीकर की जानिब से फौरी तौर पर तश्कील करदा कमेटी को इरसाल करेगा। ये कमेटी रुखसत होने वाली सूबाई असम्बली के 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी जिसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को मुसावी नुमाइंदगी हासिल होगी और जिनकी नामजदगी अलग तरतीब वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से की जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है सिप्तैन खान साहब के जो पहला मुशावरत का अमल है नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनी, तो अगला जो मरहला दूसरा आ जाएगा फिर जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ से भी 3 नामों को मुंतखब करके और उनकी तरफ से ही दिए गए नामों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। वो भी अगर नाम सामने नहीं आते तो फिर यह कमेटी कैसे बनेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा ताल्लुक है। तो इसमें जो हमने बुक के मुताबिक चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो तो यही है कि पहली चॉइस है चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की। अगर ये कॉन्सेंसस नहीं बनाते तो फिर मुझे ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जिसमें 3 हमारे गवर्नमेंट के होंगे और 3 हमारे अपोजिशन के होंगे। और अगर वो भी उसके ऊपर फिर भी कॉन्सेंसस नहीं बनता तो फिर वो चली जाएगी इनके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो आई वुड लाइक कि हर छोटी छोटी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालतों में मत घसीटा जाए। तो कंसेंसस तो बाद में डेवलप होगा। मेरा सवाल तो यह है, ये कंसेंसस तो बाद में डेवलप होगा, लेकिन क्या आप कमेटी बना सकेंगे? अगर ऑपोजिशन की तरफ से 3 नाम नहीं आते तो क्या आप अपनी मर्जी से कोई कमेटी बना सकेंगे या कमेटी ही नहीं बन सकेगी? इत्तेफाक तो बात की बात है। नहीं, मैं कमेटी अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं बना सकूंगा क्योंकि 3 नाम जो अपोजिशन के देने हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन ने देने हैं, जो गवर्नमेंट ने देने हैं वो लीडर ऑफ द हाउस ने देने हैं। अगर ये मुझे नाम ही नहीं देते तो मैं कमेटी किस चीज पे बनाऊंगा? क्योंकि अगर मैं कमेटी बनाता हूं तो मे भी गवर्नमेंट को या अपोजिशन को वो काबिल कबूल ही ना हो। तो मैंने तो वर्किंग मेरी तब से स्टार्ट होगी जब इनके नाम 3 मेंबर्स के आ जाएंगे और जो इनके नॉमिनीज होंगे इसके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के, मेरी कमेटी तो तभी इफेक्टिव होगी ना जी। हाउ कैन आई डू इट? सही है। तो इसका मतलब यह हुआ सिप्तैन खान साहब के मामला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के पास, उस इलेक्शन कमीशन के पास जिसको इमरान खान बाइस्ड कह चुके हैं, जिसके बारे में अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और जिसको कह चुके हैं कि ये नेक्सस है इनका PMLN और PDM की जमातों के साथ। तो उस इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये उबूरी हुकूमत का सेटअप या वजीर आला का नाम मुंतखब किया जाएगा, तो उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या होगा?
वैसे मेरा जहां तक ताल्लुक है ना, मेरा जाती तजर्बे का, तो जो 3 नाम गवर्नमेंट ने दिए हैं, मुझे ये मेरी सेंस या मुझे फील हो रहा है कि ऑपोजिशन इनमें से एक नाम पे शायद इत्तेफाक कर जाए। ये मेरी जाती राय है। अगर इस पे नहीं करती तो फिर दूसरे वाला मरला हमारे वाला आ जाता है। करेंगे अगर उस आपके चैनल की वसातत से मुझे फील हो रहा है कि शायद वो खोसा साहब के नाम पे इत्तेफाक हो जाए। ये खोसा साहब का नाम आपने दिया कैसे सर, आपकी हुकूमत ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखिए, ये जब 2018 का मामला आया था उस वक्त भी नासिर खोसा का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही दिया और फिर नासिर खोसा साहब का नाम कुछ दिन के बाद निकाल दिया और ये कहा कि ये नून लीग के बहुत करीब रहे हैं, और अगर नून लीग के करीब रहने का इनका एक पास्ट मौजूद है तो नून लीग के करीब तो फिर रहे हैं और आज भी उनका वही पास्ट है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछली दफा इनको नामजद करके इनका नाम वापस ले लिया था, आज दोबारा इनका नाम क्यों इस फहरिस्त में डाला गया? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब ये मुशावरत हो रही थी तो मैं इस मीटिंग में नहीं था। बट अगर पार्टी ने इनको बेहतर समझा कि एटलीस्ट ये अपने मौकफ पे कायम रहेंगे और ये किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करेंगे, जो मुझे फील हो रहा है, तो तभी नाम दिया ना जी। चाहे इनका या सुखेरा साहब का जो नाम दिया तो वो सोच समझ के दिया। तो अब जी सप्तान साहब, इसमें एक और मसला है, इस पर बिल्कुल सही कि आपने सोचा कि इस पर हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को या पंजाब की ओपोजिशन को, PMLN को कोई एतराज नहीं होगा, और वाकई ऐसा ही हुआ, उनको इस नाम पर एतराज नहीं था। लेकिन सिर्फ साहब का जरा ट्वीट देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि नासिर खोसा साहब की काबिलियत, उसूल पसंदी और दयानतदारी मुसल्लमा है, बहैसियत ब्यूरोक्रेट उनका किरदार काबिल फख्र है। हमने उनसे राबता किया कि फरीकैन की तरफ से मुत्तफिका केयर टेकर वज़ीर आला का ओहदा कबूल करें, उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया और माजरत कर ली। तो सर, जिस नाम पर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्होंने तो माजरत कर ली, क्या आपको नहीं ये लगता कि तहरीक इंसाफ ने उनकी मर्जी के बगैर ही नाम दे दिया? मुझे जी, ये जब नाम आया था तो साथ ही एक प्रेस रिलीज भी आई थी कि अभी तक हमने किसी से भी मुशावरत नहीं की, बट हमारी नजर में ये बड़े असूल पसंद ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और ये किसी का बर्डन भी नहीं लेंगे और किसी के मतलब बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। तो अब ये जो ट्वीट वाली बात कर रहे हैं इनकी ख्वाजा आसिफ साहब की, मैंने ये ट्वीट देखी भी नहीं है और मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टीज को इनको कायल करना चाहिए। देखें, ये बहुत बड़ी बात है और ये खोसा साहब को तो ये मुबारक देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर दो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक ही बंदे पे कॉन्सेंसस में आ जाती हैं और दोनों ग्रुप्स कहते हैं कि हमें इन पे इत्तफाक है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी क्रेडिट वाली बात है। तो अगर उन्होंने माजरत की है तो मैं ये कहूंगा कि उनको नजरसानी करनी चाहिए और इसमें मुल्क और कौम की भलाई के लिए, पंजाब के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अगर ये करा जाते हैं तो पूरी हिस्ट्री में हमेशा तक इनका नाम रहेगा कि एक ऐसे लोग भी आए थे, ऐसे साहब आए थे जिनको दोनों पार्टीज ने मुत्तफिका किया और उन्होंने फ्री इलेक्शन करा दिया। और मेरा ख्याल है ये मुल्क और कौम की खिदमत होगी, तो इसमें इनको आना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलें, ये तो आपकी राय है, लेकिन वो उनके पास भी कुछ वजूहात होंगी ना आने की। अब वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बाकायदा राब्ता कर लिया, तहरीक इंसाफ ने तो राब्ता ही नहीं किया। और ये भी हैरत की बात है वैसे कि तहरीक इंसाफ ने एक बंदे की कॉन्सेंट लिए बगैर ही उनका नाम जो है वो प्रपोज कर दिया। अच्छा, दूसरा सर नाम इसमें नासिर महमूद खोसा साहब का है, जिस पर आपको नहीं लगता, सॉरी यार अहमद नवाज सुखेरा साहब का है, जिस पर आपको नहीं लगता कि इस पर PMLN मुत्तफिक हो पाएगी। तो सुखेरा साहब तो अभी हाजिर सर्विस हैं, इन्होंने तो 31 जनवरी को रिटायर होना है। इनका नाम देने के पीछे आपको क्या हिकमत नजर आती है? नहीं, ये अभी मुझे किसी ने कहा है कि ये रिटायर हो चुके हैं और अगर ये नहीं हुए तो फिर आई एम सॉरी, मुझे इनका नहीं पता था। और क्या तो क्या जो सर्विंग ऑफिसर हैं वो इलेक्शन नहीं, हाँ, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, यस, तो फिर तो उनका नाम तो वैसे ही नहीं बनता अगर वो 31 जनवरी को हो रहे हैं। तो अब ये आई डोंट नो कि ये इस मुशावरत में कौन था, ये कैसे नाम आए, बट आई थॉट, मुझे किसी ने कहा कि ये 31 मतलब ये जितना हमारे लिए हैरत का बायस है, दिसंबर को रिटायर, पंजाब असेंबली के स्पीकर के लिए भी उतना ही हैरत का बायस है जी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि ये 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। मैं आपको क्लियर बात कह रहा हूं।
तो देखें अगर वहां मतलब हमारी अच्छा। वाली पार्टी के कैंप में इस चीज का पता था कि इन्होंने 35 जी सही है। जी, सर आप इसमें एक बोलें। और नाम भी है, मोहम्मद नसीर खान साहब का। ये काफिले के बहुत करीब रहे हैं, उनके मिनिस्टर जी। भी रहे हैं, अब भी उनका राब्ता है। तो एक आप यानी एक आध नाम आपने बिल्कुल है। आपकी पार्टी ने भी इसलिए भी डाला है कि चलें उन पर नाम इत्तेफाक नहीं भी होता तो नाम तो पूरा कर दें। तो बेहतर ना होता कि तीनों नाम ऐसे डाले जाते कि जिन पर पीएमएलएन को और बाकी लोगों को कोई एतराज ना होता और आपको पहले से अंदाजा होता कि इस पर इन तीनों पर ही उंगली नहीं उठाई जा सकती। देखें अब खोसा साहब को भी देख लें, वैसे तो वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे हैं और जिनके दौर में रहे हैं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, वो हर किसी को पता है। बट जो एक बंदा क्रेडिबल बंदा होता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे आप डाउट नहीं कर सकते, या दैट पर्सन इज बियॉन्ड डाउट, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी प्रॉपर है, एफिलिएशंस होती रहती हैं। आखिर देखें ना जी, ये मुल्क में जमहूरियत चल रही है, किसी की एफिलिएशंस होंगी विद पीटीआई, कोई नून लीग, कोई मौलाना फजल रहमान, कोई काफ लीग, तो किसी ना किसी के साथ ताल्लुक तो होता है। बट क्या उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक है? तो मेरा ख्याल है ये जो 3 नाम आए, ये नीट क्लीन नेम्स हैं। अब ये बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, और या आपको लगता है कि इस पर इत्तेफाक राय हो जाए, इनमें से किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय हो जाए और मामला स्पीकर तक आए ही ना? बिल्कुल सही है, आपकी ख्वाहिश और तवक्कुआत बिल्कुल दुरुस्त हैं सर। और होना भी यही चाहिए कि क्या ही अच्छा हो पाकिस्तान में, कैसा ऐसा कल्चर डेवलप हो जाए कि इत्तेफाक राय के साथ आगे बढ़ा जाए। एक और चीज मुझे बताइए सिप्तान खान साहब, अभी एतमाद का वोट लिया गया और उसमें जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया तो ये कहते हुए किया कि ये गैर आईनी तरीके से अमल किया जा रहा है, हमारे पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं किए। स्पीकर साहब के पास जाकर मलिक अहमद खान साहब कहते हैं मैंने एहतजाज किया कि आप इस अमल को आईनी और कानूनी तरीके से सर अंजाम दें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो ऑपोजिशन के एतराजात पर आप क्या कहते हैं? आप क्यों इसको आईनी और कानूनी तकाजों को पूरा ना कर सके? देखिए मेरे हिसाब में तो मैंने आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए। वो मलिक अहमद खान साहब नहायत काबिल एहतराम है, राना साहब, ये 50-60 लोग डाइस के आगे आपने देखा भी होगा खड़े थे, और ये सिर्फ एक कह रहे थे कि आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया जाए। आज का मतलब है 11 जनवरी को। तो मैंने तो इनसे कमिट किया कि मैं नहीं लूंगा। इन्होंने कहा कि अगर पार्टी का प्रेशर आए, तो मैंने कहा पार्टी का प्रेशर भी मैं बर्दाश्त करूंगा, बट 11 जनवरी को हम नहीं लेंगे, आज के दिन में हम नहीं लेंगे। तो मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो सेशन को एडजर्न किया। एडजर्न करके हमने तो 12 जनवरी को लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर इन्होंने कहा कि जी रात के अंधेरे में क्यों? तो मैंने कहा रात के अंधेरे में तो नेशनल असेंबली का फैसला भी रात के अंधेरे में हुआ था। गवर्नर साहब ने जब इनकी पावर्स सीज की, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की, तो वो भी रात को। दिन या रात को कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बार नहीं करता ना कि दिन को ना करें या रात को ना करें तो दिन को करें। देखिए हमने आइन के तकाजे पूरे किए और फिर हमारे ऊपर तो स्टैंप लगा दी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने। जब उन्होंने ये बात की तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने अपना वो डिसीजन भी वापस ले लिया। तो दैट मीन्स कि गवर्नर साहब ने तो हमारे इस इलेक्शन को लेजिटिमेट कर दिया। उन्होंने तो स्टैंप कर दी कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने इलेक्शन कराया, दैट वाज प्रॉपर एंड फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अब वो अभी देखें ना, बंदे उनसे पूरे ना हुए, इधर 186 मेंबर्स पूरे आ गए। तो जब और फिर आप पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, क्वेश्चन आवर में जहां भी मैं कोई बात करता था वो आगे से कहते थे नहीं जी स्पीकर साहब 186 लोग, आप इनकी पूरी कार्रवाई देखें। जो मैं बात करता था वो कहते थे नहीं 186। मैं क्वेश्चन आवर पे पूछता था स्कूल डिपार्टमेंट का या लाइफ स्टॉक का या उन दिनों में जितने भी डेयरी डेवलपमेंट भी आए, तो वो कहते थे नहीं जी 186। तो जब 3 दिन में वो 186 के अलावा उन्होंने एडजर्नमेंट मोशंस, प्रिविलेज मोशंस, कट मोशंस, कोई बात नहीं की 186 के अलावा। और फिर 11 को मुझे कहते थे 186 दिखाएं हमें। मैंने कहा कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है कि मैं आपको दिखाऊं? जब 12 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो वो 186 लोग इनको नजर आ गए। और फिर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया आपके सामने, गवर्नर साहब ने जो अपना केस वापस किया आपके सामने, तो फिर इस पे अब और क्या बात रह गई?
हाँ बिल्कुल सही है, ये नुकता उन्होंने आपका खुद बिल्कुल मान दुरुस्त है लिया कि गवर्नर साहब ने कहा कि मैं इस एतमाद के वोट के प्रोसेस को दुरुस्त मानता हूं, इसलिए मैं अपना नोटिफिकेशन वापस लेता हूं। ये तो अदालत में बिल्कुल हुआ। लेकिन मुझे एक और चीज इफ्तिखार खान साहब बताइए कि सूबाई असेंबली की तरह एक विफाकी जो कौमी असेंबली भी है, और कौमी असेंबली में कुछ लोगों ने इस्तीफे दे रखे हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई शख्स, कोई एमपीए या एमएनए, कोई अपना किसी मुतल्लिका स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दे, वो कबूल ना हुआ हो और वो अपना माइंड चेंज कर ले, वो वापस जाना चाहता हो, तो क्या पहले उसको अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ेगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तहरीके इंसाफ वापस जाने का सोच रही है। इमरान खान ने कहा है कौमी असेंबली में, तो जाकर पहले राजा परवेज अशरफ से कहेंगे कि हमारे इस्तीफे वापस करो, फिर बैठेंगे जाके, ऐसा होगा? नहीं, राजा परवेज अशरफ तो इनको बुला रहे हैं, ये तो वापसी के लिए जा ही नहीं रहे। जिस रात कासिम सूरी साहब थे डिप्टी स्पीकर, उन्होंने तो इन लोगों को फ्लोर ऑफ द हाउस, इन्होंने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीच की, इन्होंने अपने इस्तीफे दिए, ये अपनी सीटों पे खड़े हो गए, इन्होंने खड़े होकर कहा कि हमें एक एक की शक्ल देख लें, हम रिजाइन करना चाह रहे हैं, हम इस असेंबली में नहीं बैठना चाह रहे। उसके बाद उसी रात चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, चेयरमैन चले गए, स्पीकर चले गए, कासिम सूरी ये अनाउंस करके निकल गए। उसके बाद इन्होंने रातों रात में पता नहीं 2 बजे के, 1:30 बजे के, 2:30 बजे, उस वक्त तो इनको रात मेरे भाइयों को नजर नहीं आई, इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया, फिर उसके बाद इन्होंने स्पीकर को इलेक्शन करा के किया। जब स्पीकर साहब राजा परवेज अशरफ साहब आए, उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले उन्होंने 8-9 हल्के वो चुने जहां मार्जिन बहुत कम था। ये समझने वाली बात है, जहां मार्जिन बहुत कम था पीटीआई के जीतने का, उन्होंने वो हल्के फ्लॉन्ट कर दिए। उस वक्त उन्होंने किसी से ना पूछा कि इन 9 हल्के वाले एमएनएज को बुलवाओ, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसी प्रेशर के तहत रिजाइन किया या खुद किया? उन्होंने वो उनको डी नोटिफाई करके इलेक्शन करा दिया, जिसमें चेयरमैन ने कहा कि 9 के 9 हल्कों में मैं लड़ूंगा, 10वें में सिर्फ मुल्तान वाली सीट पे चेयरमैन ना लड़े, और उसमें से कराची वाली सीट हम हार गए। 8 सीटों पे इमरान खान इलेक्शन जीत गए, और जब लोगों को पता था कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं जाना, ओथ नहीं उठाना, हमारी डेवलपमेंट नहीं होनी, हमारी ट्रांसफर नहीं होनी, हमारी नौकरियां नहीं होनी, हमारी गली नाली नहीं बननी, लोगों ने फिर भी 8 सीटों पे। और आप एक चीज को कंपेयर कर लें कि जब हमारे कैंडिडेट करना पड़ेगा थे तो मार्जिन कितना था, और जब 19 सीटों, अब आप क्योंकि नून लीग कह रही है कि वापस आना है तो इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे, अब क्या होगा? अच्छा, अब का मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें, राजा साहब को ऑनरेबल स्पीकर हैं हमारे नेशनल असेंबली के, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं एक एक बंदे को बुलवाऊंगा, और एक एक बंदे को इस तरह बुलवाऊंगा कि जब मेरी अवेलेबिलिटी होगी या मेरा दिल करेगा। तो ये तो फिर महीने सिलसिला चलता रहेगा। अगर हर हफ्ते में वो एक बंदे को भी बुलाएं तो इसका मतलब वो महीने में 4 बंदों को बुलाएंगे। नहीं सर, अब तो दूसरा और फिर ये जो 100 कितने, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम उबूरी हुकूमत के कयाम के अमल का हिस्सा बनने के लिए असेंबलियों में वापस जा सकते हैं। अब जब आप वापसी का फैसला कर रहे हैं तो अब क्या होगा? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, अब तो आप इस्तीफे देना नहीं चाहेंगे ना, आप नहीं चाहेंगे कि कबूल हो जाएं, अब आप चाहेंगे कि कबूल ना हो ताकि आप हिस्सा बने और राजा रियाज से मुशावरत ना की जाए। तो मेरा तो ख्याल है कि चेयरमैन आज तक पूरी जिंदगी पॉलिटिकल लाइफ में ओपोनेंट्स को सरप्राइजेस देते आए हैं, और ये भी अगेन इट्स अ बिग सरप्राइज। या हमारे लोगों को कबूल करेंगे और या इनके रिजाइन मंजूर करेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, इनके रिजाइन जो अभी ये मंजूर नहीं कर रहे स्पीकर साहब, ये 100 बंदा जाके, आज भी मेजॉरिटी में तो पीटीआई है ना, लार्जेस्ट पार्टी, वो जो हमारे 20 लोग निकले वो भी निकल गए, हमारी 8 सीटों पे चेयरमैन जो जीते उन्होंने ओथ ना लिया, चले वो सीटें भी काट दें, तो भी लार्जेस्ट पार्टी तो पीटीआई है। और अगर इफ चेयरमैन साहब ने ये बात की है और ये 100 बंदा तो अभी भी है, ये जीत जाए, तो राजा परवेज अशरफ साहब क्या करेंगे? सॉरी, जीत ना जाए, असेंबली में जाके बैठ जाएं, तो राजा साहब तो यही कहेंगे ना कि मैं एक एक बंदे को बुलाऊंगा या आपकी मैं वेरिफिकेशंस करूंगा। तो वो कहें, ये मैं मिसाल अज्यूम कर रहा हूं कि आपको वेरिफिकेशन करने की आज तक तो आपने ना की, तो अब कौन सी वेरिफिकेशन करनी है? अब तो हम खुद आए बैठे हैं और हम असेंबली में बैठे हैं, तो इस पे राजा परवेज अशरफ उनको निकाल तो नहीं सकते। तो उसी वक्त ये अपना क्या नाम है, हमारे राजा रियाज,
वो डी नोटिफाई हो जाएंगे, पब्लिक अकाउंट्स के जो चेयरमैन हैं वो डी नोटिफाई हो जाएंगे, और आगे और फिर सबसे बड़ी देखें, अवाम इस वक्त सबसे बड़ी जज है। अवाम को तो पता है ना, लोगों को तो पता है कि ये अगर इफ जो चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि ये अगर नेशनल असेंबली में है तो ये किसके लिए आए हैं कि ऑपोजिशन लीडर पे निगरान सेटअप पे मुशावरत हो जाए, और जो मतलब हमें छोड़ के गए थे वो लोग बाहर हो जाए। जैसे इमरान खान का सरप्राइज कह रहे हैं, आप जैसे इमरान खान का सरप्राइज कह रहे हैं, कुछ लोग जिसे यू टर्न करार देंगे, और खदशा है इस बात का कि जब आप दोबारा असेंबलियों में जाएं तो ख्वाजा आसिफ फिर से ना कहने लगे कि ये स्ट्रेंजर्स कहाँ से आ गए, ये अजनबी कहाँ से आ गए, और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, क्योंकि हम माजी में ये सीन देख चुके हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया सिफ्तैन खान साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा कराची के इंतखाबात पर बात करते हैं, जिसको अपोजिशन की जमातें कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो सिंध में है, और पीपल्स पार्टी ने जो नंबर अब तक दिखाया है उसने सरप्राइज किया है। क्या हो रहा है कराची में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कराची में बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, सिंध के बाकी अजला में बाकी जगहों पर भी हुए हैं, लेकिन कराची पर ज़्यादा फोकस है तमाम एनालिस्ट्स का। और अब तक जो नताइज हमारे सामने आए हैं, 235 में से 205 नशस्तों के नताइज सामने आए हैं, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 नशस्तें जीत ली हैं, जमात इस्लामी ने 68 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 37, और अभी 30 नशस्तों के नताइज आना बाकी हैं। MQM ने इन इंतखाबात का बॉयकॉट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खास तौर पर अली जैदी साहब कह रहे हैं हमारे पास सबूत हैं, धांधली हुई है। जमात इस्लामी कह रही है नताइज को रोका गया और लेट किया गया और ताखीर का शिकार करके इसमें रद्दोबदल किया गया है, धांधली हुई है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जश्न मना रही है कि पहली मरतबा अवाम ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। असल सूरत हाल क्या है और क्या हुआ है कराची में और क्या हो रहा है, और ये जो फिगर सामने आए हैं इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे मुस्तकबिल की सियासत के लिए, इन तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अरशद वोरा साहब मौजूद हैं, साबिक डिप्टी मेयर हैं और PSP के अहम रहनुमा थे और अब MQM में चले गए हैं। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, खुश आमदीद। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और कुछ देर में फिर दोस्त शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मैं अरशद वोरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप नताइज को देखते हुए आपको लगता है कि आपकी जो हरीफ जमात है कराची में पीपल्स पार्टी, आपके बॉयकॉट करने से उनको फायदा हो गया, जो जिनको आप समझते हैं कि कराची के हुकूक को सल्ब करने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, और कराची में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के हुकूक को सल्ब करने के भी यही जिम्मेदार हैं। आपके बॉयकॉट से पीपल्स पार्टी को नहीं, आपने उन लोगों के हाथ में इख्तियार दे दिया जिन पर आप पहले ही समझते हैं कि इन्होंने बड़ी ज्यादतियां की हैं। गलत फैसला नहीं हो गया सर ये? देखें, ये तो इंशाल्लाह ताला तारीख बताएगी, इस पे मैं अभी बाद में आता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिस्टोरिकली जब MQM ने बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया है या जनरल इलेक्शंस का बायकॉट किया है, तो उसमें हमेशा उसका एडवांटेज जमात इस्लामी को कर रहा है, और जमात इस्लामी उसकी बेनिफिशियरी रही है। जमात इस्लामी अगर जब भी जीती है तो वो MQM के बायकॉट की वजह से जीती है। अब रहा सवाल ये है कि इंस्टेड ऑफ जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी किस तरह कामयाब हो गई, तो बड़ा सिंपल है। 15 साल तक जिस तरीके से इजारादारी की है, सिंध पर जिस तरीके से हुकूमत की है, सबके सामने है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, उनके पास तमाम इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास हैं, उन्होंने किस तरीके से किसको यूज करना है, तो उनके पास बड़ा अच्छा खुला मैदान था, तो और काफी वाज़ेह था कि शायद वो जीत भी जाएंगे। रहा सवाल कि हमने बायकॉट करके गलती की है, मैं ये कहूंगा, देखें ये भी इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा कि हमने बायकॉट करके कोई गलती नहीं की। इसी पीपल्स पार्टी ने जो आज अपना मेयर लेकर आएगी, किस तरीके से उस मेयर को बिठाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी खुद एक खत लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन को कि हमसे डिलिमिटेशन में गलती हो गई है और हमने 53 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो कम गिनी है। 53 यूनियन काउंसिल्स कम गिनने का मतलब ये हो गया कि 30% ऑफ दी कराची को आपने उसके राइट्स को हज़्फ किया है। मुल्तान शहर में 68 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो आप कराची की 53 यूनियन, जबकि हमारी डिमांड जो है वो 73 यूनियन काउंसिल्स की है। अब 73 यूनियन काउंसिल्स
उस बेस पर है जिसमें आप कहते हो कि पॉपुलेशन कराची की 1,65,00,000 है। अब अगर कराची की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ या 3 करोड़ आप गिनोगे तो फिर 1,65,00,000 पे जब 85 लाख वोटर है तो 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन पे कम से कम 1.5 करोड़ वोटर तो होगा। तो फिर ये यूनियन काउंसिल्स कहाँ जाएगी? तो कराची के 2 मेजर इश्यूज हैं जिस पर अगर आज कंप्रोमाइज कर लिया जाता, अब तो एक रिटर्न सबूत मौजूद है पीपल्स पार्टी का, डीनोटिफिकेशन ऑफ लिमिटेशन, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 53 यूनियन काउंसिल्स उन्होंने कम गिनी हैं। तो आज तारीख गवाह रहेगी इस बात की कि अगर एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है तो एमक्यूएम ने उन उसूलों पर बाइकआउट किया है जिसके लिए अब हमारी नई जंग शुरू हो गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये नई जंग जो है ये मर्दमशुमारी को सही तरीके से कराची में रहने वाले एक एक फर्द को गिनवाना। साहब, लेकिन आपने एक फर्द को गिनवाना। देखें, एमक्यूएम ने बॉयकॉट तो उस वक्त भी नहीं किया था जब आपके पास, ये मेयर के पास कोई इख्तियारात नहीं थे। वसीम अख्तर साहब ने फाइलें यूं उठाकर जाते हुए फेंकी और आंखों से आंसू निकल आए कि मेरे पास कुछ इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। लेकिन इसके बावजूद भी आपने बॉयकॉट नहीं किया। उस वक्त भी वसीम अख्तर साहब को सीट पर बैठते ही अंदाजा हो गया था कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। फिर भी उन्होंने बॉयकॉट करके सीट नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सोचा होगा कि कुछ ना कुछ तो चले मैं परफॉर्म कर सकूंगा। तो आज भी अगर आप हिस्सा लेते तो इस प्रोसेस से बिल्कुल आउट हो जाने से बेहतर नहीं था कि जितना रोल आप प्ले कर सकते उतना प्ले करते और फिर इंतजार करते कि आपको पूरा गिना जाए, अच्छे वक्त इंतजार करते। अब आप तो रोल भी प्ले नहीं कर सकते, महदूद भी नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, हमारा रोल जो है वो कराची के अवाम के हुकूक जो है उसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज जो है वो यही है कि कराची के एक एक फर्द को गिना जाए, कराची की डिलिमिटेशन को सही किया जाए। कराची की डिलिमिटेशन में 235 या 224 यूनियन काउंसिल्स नहीं बनती, कराची की डिलिमिटेशन में 300 यूनियन काउंसिल बनती हैं। अगर आप मलिर से 7,000 पे एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन लेकर आते हो और उसको 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए देते हो डेवलपमेंट के, तो आप उसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 90,000 पे एक यूनियन काउंसिल को चेयरमैन लेके आते हो और उसको भी वही पैसा देते हो जहां पे जो है 7,000 लोगों के लिए जो पैसा डेवलपमेंट का जाएगा वही पैसा 90,000 लोगों के लिए डेवलपमेंट का जाएगा। तो ये जो जंग है ये अब हमारे पास, क्योंकि पहले रिटर्न प्रूफ नहीं था, आज तो पीपल्स पार्टी का खुद का लिखा हुआ एक रिटर्न प्रूफ मौजूद है कि कराची की डिलिमिटेशन गलत हुई है। अब जब गलत हुई है तो पहले इसको सही करें ना। आप कराची को जब हुकूक की बात करते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुकूक है। ये तो अभी 4 साल कोई काम करेगा, कोई नहीं करेगा, रो के फिर चले जाएंगे। लेकिन एक दफा अगर आपने कराची को उसके सही में अब क्या होगा, कराची के अवाम को हुकूक कैसे मिलेंगे इस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन मैं आमिर जाद साहब से, जो आमिर जाद साहब हमारे पास नंबर्स आए हैं पीपल्स पार्टी 86, एक तो ये कि ये आपके लिए हैरान कुन है और दूसरा ये जो बाकी सियासी जमातें दावा कर रही हैं कि धांधली हुई है उसकी वजह से ये 86 आया है अब तक के फिगर, तो उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि इन फिगर्स को देखते हुए, यानी पहले तो हम कह ही रहे थे एमक्यूएम ने बॉयकॉट सही किया या गलत किया, अब इन फिगर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम का बॉयकॉट का फैसला सही था? पहले मैं आपके दूसरे सवाल के आखिरी हिस्से पर आता हूं, जो आपने वोरा साहब से भी पूछा कि भाई एमक्यूएम ने क्या गलती की। मैं समझता हूं कि बहुत सारे गलत फैसलों के बाद कम से कम एमक्यूएम ने एक सही फैसला किया, वो ये था कि इंतखाबात को बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। और मैं सही क्यों कह रहा हूं कि अगर ये लोग भी शामिल होते तो उस पूरे प्रोसेस को, जिसमें आप गड़बड़ शुरू होती है डिलिमिटेशन से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों साझेदार हैं, मिलकर उन्होंने वो गलती की। उस वक्त से लेकर रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक कि आज आप देखें कि इंतखाबात जो है वो कल खत्म हुए और अब तक नताइज आ रहे हैं, तो ये चीज जो है कि पूरे उसके प्रोसेस को आपने जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, मुतनाज़ा बना दिया। ये इंतखाबात जो है कराची की सियासत को मजीद पोलराइज करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक ऐसी जो है सिटी गवर्नमेंट आएगी कि जो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। एक तो उसकी वजह आपको नजर आई कि लोगों के कितने कम टर्नआउट था, बहुत कम टर्नआउट था, और उसके अंदर भी जो है कि जाहिर है कि जब हर चीज मुतनाज़ा है डिलिमिटेशन से लेकर रिजल्ट अनाउंसमेंट तक, तो बात ये कि उसके ऊपर सस्टेनेबल कोई काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को जर्द पहुंचाई है। अगर वो एक ईमानदाराना तरीके से कराची के लोगों के, वो कहते हैं ना कि दिलों को अगर जीतना है, उनके दिमागों को जीतना है, तो उसके लिए आपको उनके साथ इंसाफ के साथ सलूक करना है, ये पहली शर्त है। और कराची के जब मैं अवाम की बात करता हूँ उसमें तमाम लसानी ग्रोह शामिल होते हैं, मतलब चाहे उर्दू बोलने वाला हो, पश्तून भाई हो, हमारा पंजाबी हो, पठान हो, ठीक है ना, तो वो सब हो, सिंधी हो, बलोच हो, और सबका शहर है ये। तो उसमें पीपल्स पार्टी ने एक छोटे से मतलब है कि मफाद के लिए
एक ऐसे सूबे में कि जहां 14-15 बरस से उनके पास इख्तियारात हैं और ऐसे इख्तियारात है कि अनडिस्प्यूटेड है वो, उसमें उन्होंने ये गलत चाल चली कि अभी तो वो यकीनन ढोल बजाएंगे और नाच गा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कराची के अवाम को मजीद एलिनेट किया है। और लोग जो नहीं निकले वो सिर्फ इसलिए नहीं निकले कि एमक्यूएम की कॉल थी, बहुत सारे अवामिल होते हैं। एक अवामिल ये भी बहुत बड़ा था कि लोग इंडिफरेंट हो गए। उन्हें जब पता चला कि उन्हें गिना ही नहीं गया, उन्हें पता चला कि जी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है आपने कम कर दी, वो जो है यूसीज को कम कर दिया, जहां पे आबादी कम है वहां पर आपने बढ़ा दिया, आपके यहाँ कोई पेरिटी नहीं है, मतलब है कहीं पे 90,000 का है जैसे भी फरमा रहे थे। मगर आमिर जाह साहब, इस तासुर को एमक्यूएम कैसे रद्द करेगी कि एमक्यूएम ने शिकस्त के खौफ से या कमजोर पोजीशन की वजह से इलेक्शन का बॉयकॉट किया? ये एक तासुर जो पैदा हुआ है, इसको रद्द कैसे किया जा सकेगा? बहुत बहुत अहम सवाल है सदिया आपका। उसके लिए देखिए, एक तो अभी तक जो लोग इससे नाराज हुए थे एमक्यूएम से, एक वजह से हुए थे कि ये कल तक एमक्यूएम जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर के मसाइल का जिम्मेदार करार देती थी, फिर उनके साथ जाके हुकूमत में बैठ गए। अभी कहेंगे जी हम तो वफाक में बैठे हुए, सिंध में तुम्हारा कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों का जो परसेप्शन है वो ये कि आप पीपल्स पार्टी के साझेदार हैं। तो जो कुछ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, आप भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप उनके साथ इत्तेहादी हैं। अब आप वो मुआहिदा दिखाते रहें कि जिसकी चिट में रखा हुआ है कि जी उनको ये चीजों पर अमल करना था, नहीं हुआ, तो आप इतने मासूम और भोले क्यों साबित हुए कि पीपल्स पार्टी जो अंग्रेजी में ना, दे हैव टेकन यू फॉर अ राइड। आपको उन्होंने मतलब इतना भोले, इतना मासूम समझ के उन्होंने पता नहीं किसी और गली में रवाना कर दिया। तो इनके ऊपर पहली जिम्मेदारी है जी, जितना सही है, बिल्कुल ठीक है। और इसी वजह से तो आप एमक्यूएम गौर कर रही है कि हम इस इत्तेहाद से निकल भी सकते हैं। मगर एमक्यूएम फैसला भी नहीं कर पा रही। आमिर जाह साहब, ये मैं वोरा साहब से पूछता हूँ जी, इस पर हम बात करते हैं अरशद वोरा साहब से, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अरशद वोरा साहब, आपने जिक्र किया कि वादे जो आपसे पूरे हुए थे, आमिर जाह साहब भी बता रहे थे, वादे किए गए थे आपको जब इत्तेहाद में लाया जा रहा था, पीपल्स पार्टी ने आपको मनाया, आपको लेकर आए एमक्यूएम को और वादे किए कि आपकी इन तमाम चीज़ों को पूरा किया जाएगा। वो नहीं हुआ और तभी आप गौर कर रहे थे कि हम इत्तेहाद को छोड़ सकते हैं। ये गौर फिक्र कहाँ तक पहुंचा? देखें, अभी तो ये आज के नताइज आ जाएं, पीपल्स पार्टी अगर अपना मेयर लेकर आना चाहती है, पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेकर आ जाए, सबसे पहले तो हमने इसकी कानूनी जंग लड़नी है और हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। और सुप्रीम कोर्ट में हम इस इलेक्शन को, ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं जिसमें कि खुद एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने कि, और इलेक्शन कमीशन को लिख भी दिया कि हमसे गलती हुई है और ये 53 यूनियन काउंसिल्स हमने कम गिनी है। तो जब ये इतना बड़ा सबूत इलेक्शन कमीशन के पास आ गया, उसके बावजूद हमने तो क्लियरली कहा कि आप 1 महीना आप ये सही कर लें, अब 4 दिन में सही कर लें, 4 दिन बाद इलेक्शन करा रहे हैं, हम लड़ने को तैयार हैं। आप क्या समझते हैं, अगर हम इलेक्शन लड़ते तो आज हम भी कोई चले 25 सीट, 30 सीट, 50 सीट, 60 सीट, 100 सीट हम भी लेके बैठे हुए होते। लेकिन इस शहर को आप फिर एक एक्सेप्ट कर लेते जो पीपल्स पार्टी ने गलती की है। 53 सीटें पीपल्स पार्टी मान रही है, 73 प्लस यूनियन काउंसिल्स की हमारी डिमांड थी। तो इसका मतलब हमारे इलेक्शन में लड़ने का मतलब ये हो जाता है कि हमने पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है, डिलिमिटेशन की है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम अगर कराची की आवाम को कोई फायदा पहुंच सकता है तो सबसे पहला फायदा ये पहुंच सकता है कि डिलिमिटेशन हो, प्रॉपर उनकी काउंटिंग हो, मर्दमशुमारी प्रॉपर हो जाए। अगर ये 2 अचीवमेंट हो जाती हैं तो ये 2 अचीवमेंट हिस्टोरिकली ये साबित करेंगी, वो साबित करेगा कि कराची की आवाम के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपना हक अदा कर दिया। सही है। तो ये तो आपने बता दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इत्तेहाद से अलग होने का जो मेरा बुनियादी सवाल था, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये अभी मैं इस वक्त आई एम नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं और इस वक्त फौरी जो मसाला था वो ये मसाला था। अब जो है, जो भी आइंदा का लाएअमल होगा उस पर जो है परसों हमारा जो है जनरल वर्कर इजलास भी है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला होगा आपके सामने होगा। बिल्कुल ठीक है। आमिर जाह साहब, ये बताइए सर कि अब जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर अपना मेयर लाती नजर आ रही है आपको, या पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयर लाती हुई नजर आ रही है, या कोई पार्टी जो है वो वैसे सादा अक्सरियत तो हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही? कैसे आपको लगता है कि मेयर आएगा, कि कौन सी जमातें इत्तेहाद कर पाएंगी? मुझे इजाजत है, मैं सिर्फ एक जुमला ये एमक्यूएम के हवाले से बोलना चाहूंगा
वो ये कि ये लोग जितना देर करेंगे ना पीडीएम के साथ, जितना अरसा चलेंगे, उतना ज्यादा एमक्यूएम की जो है सियासत को नुकसान पहुंचेगा आने वाले दिनों में। और जो मेरी इत्तलात है कि विद इन द पार्टी बहुत प्रेशर है इनकी क़यादत के ऊपर कि आप अलग हों, और कराची के वोटर्स का भी मेरे ख्याल में प्रेशर है। अभी फैसला बहुत सारी वजूहात होती हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अंडर करंट्स काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एमक्यूएम वो फैसला फौरी तौर पर लेने से कासिर बज़ाहिर नजर आती है, लेकिन जितना देर करेंगे उतना नुकसान है। एक बात। दूसरी बात ये कि अब ज़ाहिर है कि बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि जी इसका पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, मतलब ये तो आजकल अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं कि इनका इत्तेहाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका अंदिया जो है, इसका इशारा जो है वो दिया है पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दिया कि हम पीटीआई के अलावा सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई जरा सा अगर अच्छा अक्लमंदी से खेले और जमात इस्लामी भी अगर दूर सोचे, तो ये भी इम्कान है कि जी पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर एक अपना इत्तेहाद कर लें। लेकिन ज़ाहिर है कि जब तक कि फाइनल चीज़ें हमारे सामने नंबर गेम नहीं आ जाता, उस वक्त तक आप ये बात नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जो अर्बन सिंध की जमातें हैं, उनको ये जो कहते हैं ना कि लूले लंगड़े एक इंतखाबात हुए हैं और धांधली ज़दा पूरा प्रोसेस है, पूरा का प्रोसेस है, जिसमें कराची की बहुत बड़ी अक्सरियत को आपने डिसइंफ्रेज वो किया है, उसको हक नहीं दिया वोट डालने का। उससे अगर बाहर रहते, मजबूती से खड़े होते, तो गालिबन आप जल्दी एक अच्छा शफाफ और मुकम्मल इलेक्शन करवा सकते थे। तो ये खैर नहीं हुआ अब, लेकिन आगे चल के लोग कैसे दबाव डालते हैं, क्योंकि कराची में इंतखाब जो है मसले का हल नहीं है। बात ये कि क्या इन लोगों को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिल रही है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिल रही है तो क्या आबादी को सही गिन के मिल रही है, या वो मतलब हवा में मिल रही है। तो ये जब तक फैसला नहीं होगा, और यकीन माने कराची का मुस्तकबिल इस बात से वाबस्ता है, वो लसानी सियासत में नहीं है, वो मल्टी एथनिक पॉलिटिक्स में है। वो जमात जो सबकी नुमाइंदगी करे, सबकी खिदमत करे, बिला तफरीक, जबान, नस्ल, जबान, मजहब, फिरके के। आमिर साहब, ये जो फिगर पीपल्स पार्टी का आया है, ये हैरान कुन है बहुत सारे लोगों के लिए, शायद खुद पीपल्स पार्टी के लिए भी। तो ये बताइए कि ये क्या पीपल्स पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है या बॉयकॉट का फायदा हुआ है? वैसे तो वोरा साहब कह रहे हैं कि फायदा जमात इस्लामी को होता है हमारे बॉयकॉट का, लेकिन क्या उसका इंपैक्ट पीपल्स पार्टी पे इसका भी आया है, या फिर कोई धांधली का नतीजा है, या पीपल्स पार्टी ने वाकई अच्छा परफॉर्म कर दिया? मैं कहूंगा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कोई एक वजह नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसके वो मल्टीपल फैक्टर्स क्या हैं? यकीनन वो जो देही कराची की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहां पर पीपल्स पार्टी हमेशा तारीखी एतबार से मजबूत रही है। फिर दूसरा ये कि एमक्यूएम के बॉयकॉट का भी इनको फायदा हुआ होगा। तीसरा जो मैं समझता हूँ कि जो मैनेज करना होता है, हमारी वो वाली ओपन आप कहें कि ब्लेटेंट रिगिंग ना भी हो तो भी हो रही है। जैसे मुझे मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने कहा जी वहां पे जो कोई 11 का फॉर्म होता है, फॉर्म 11 होता है, उस पर आदाद शुमार कुछ और है, जाता है आरओ के पास। हाँ, आरओ के पास जाते हैं, वहां वो बैठा रहते हैं, फिर जब वहां से कंपाइल्ड नतीजा निकल रहा है तो कुछ और निकल रहा है। तो ये इल्जाम जमात इस्लामी ने भी लगाया, ये पीटीआई ने भी लगाया, और ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो भी लगा रहे हैं, साहब भी लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जी, अभी अरशद वोरा साहब ने एक जुमला कहा, अरशद वोरा साहब ने कहा कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले 2 दिन में। तो अरशद वोरा साहब, ये आपको लगता है कि खुल्लम खुल्ला धांधली हुई है? आप एज एन ऑब्जर्वर आप क्या समझते हैं, क्या हुआ है? मैंने आपको पहले ही बैठते ही कह दिया था कि 15 साल में इन्होंने अपनी रूट्स को इतना स्ट्रांग कर लिया, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना स्ट्रांग कर लिया है, जो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इनके पास जो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की भरमार है, जब पंजाब जाकर बैठकर जो है वो फैसले बदलवा सकते हैं, तो फिर यहाँ कराची तो इनके लिए कुछ भी नहीं है ना। तो कराची की अब अवाम ही अपना फैसला बदलवाएंगे। आमिर जिया साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखें, कराची जो है, कराची को आप मिनी पाकिस्तान कहते हो, तो कराची में अब वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है जो लसानी झगड़े यहाँ हुआ करते थे किसी ज़माने में। आज कराची के अंदर कम से कम जो है तमाम इकाइयाँ यूनाइटेड हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, लेकिन कम से कम लसानी फसादात, लसानी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। एवरीवन जो भी कराची का है, चाहे वो पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो, उर्दू स्पीकिंग हो, दे आर ऑल कराचाइट। और जब ये सब यूनाइट हो जाएंगे और फिर इनके हक को कोई छीनेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज पीपल्स पार्टी अपने 15 साल तजर्बे की बुनियाद पर, 15 साल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास होने की बुनियाद पर आज अगर अपना गेम कर रही है, तो कल उसके लिए बहुत ही भयानक दिन होगा। क्यों कि ये तमाम
जो इकाइयां हैं ये मिलकर अब समझ चुकी हैं सारे गेम को और सबके सामने देखिए ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना, कोई करोड़ों वोट गिरे हैं जो आपने जो है बाहर से टीमें मंगवा ली हैं जो वोटों की गिनतियां कर रही हैं। यहाँ 2,000, 3,000, 5,000 वोट हैं, 2 घंटे के अंदर 5,000 वोट गिने जाते हैं, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। और फिर मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, लास्ट इलेक्शन 2015 का मैंने लड़ा था। उस वक्त मैंने 33,000 वोट लिए थे। उस वक्त एवरेज वोट जो है वो 25,000 से 30,000 एवरेज वोट कराची में जीतने वाले कैंडिडेट का था। आज वोट क्या है आप देखें तो सही, ये इसको किस तरह आप इलेक्शन मानेंगे? पूरे शहर में इलेक्शन का कहीं पे समय नहीं था। कहीं किसी पोलिंग स्टेशन के पास चले जाओ तो वहां पे 10, 20, 50 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कहीं पे 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। राइट सर, मैं आखिर में खाली हैं। अगर आप इजाजत दें तो फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप इन रिजल्ट्स को कैसे देखते हैं? तीसरे नंबर पर रहे, कुछ तंजीम की कमजोरी का भी हाथ रहा है धांधली के साथ साथ? धांधली और सिर्फ धांधली। इसलिए यही वो कराची की तंजीम है जिसने महमूद मौलवी का इलेक्शन 1:2 के मार्जिन से जीता, जिसने इमरान खान साहब के इलेक्शन में नैयर बुखारी को 14,000 वोट, इमरान खान को 58,000 वोट। ये वही तंजीम है जिसने NA 237 में भी इलेक्शन जीत रही, पीपल्स पार्टी ने धांधली करके 1000 वोट से जीत गई। तो ये 1.5 महीने में केचली इतनी जल्दी नहीं बदलती कराची वालों की। और सबसे हैरानी की बात यह कि कौन सी जमात जीत रही है जिसने 15 साल में डिलीवर क्या किया इस शहर को? सबसे गंदा शहर दुनिया का, सबसे ज्यादा खराब ट्रांसपोर्ट निजाम दुनिया का, बिल्डिंगें सबसे ज्यादा यहाँ है, एक कतरा पानी ट्रीट नहीं करते और पूरा पानी सीवरेज का समुद्र में डालते हैं। 500 मिलियन गैलन की पानी की कमी है। 2007 से एक कतरा बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। नकवी साहब, ये शहर के अंदर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। मगर नकवी साहब, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि हमारी तंजीम कराची में कमजोर है, इमरान खान गलतफहमी का शिकार है क्या? इमरान खान साहब कंपैरेटिव देख रहे होंगे कि वो लाहौर के मुकाबले में या किसी, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि ये वही कराची की तंजीम है कि खान साहब को मैं याद भी दिला सकता हूं कि किसी और शहर ने 2018 में इतनी सीटें नहीं जिताई थी खान साहब को जितनी शहर कराची में थी। सही, बिल्कुल ठीक है। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास काउंटमेंट है कि पीपल्स पार्टी उस वक्त क्यों इतनी नाइस रही कि आपके साथ धांधली नहीं की, और आज पीपल्स पार्टी को क्यों क्या हुआ कि आज धांधली कर रही है। एनीवे, किसी और निशस्त में इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आमिर रज़ा साहब, अरशद वोरा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।